वेलकम टू नेट फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। कुछ अच्छी कुछ टुच्ची खबरों के साथ में एक बार फिर से आपके सामने ओ उधारी का कैमरा है, एक पुराना सेकंड हैंड लाइट है, तो आई थिंक काम चल जाएगा, है ना। तो फिर से शुरू करते हैं। आज थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि कुछ ज़्यादा खबरें हैं जो मेरे को कवर करनी है, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से मेरे पास कैमरा नहीं था, तो आई कुडंट डू इट। सो स्टार्ट करते हैं। पर मैं आगे बढ़ने से पहले ना आपसे, जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ कि आई रियली केयर अबाउट यू। तो अगर आपको लगता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है, तो ये वीडियो नहीं भी देखोगे तो चलेगा, है ना। बट अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर देखेगा। मेरा वादा है आपसे, जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई और इंपॉर्टेंट काम है तो आप चले जाइए, वापस आके देख लीजिएगा, है ना। आज हम किन खबरों पे वो मैं लिखा हुआ हूँ, ब्रेंडन एलन के बारे में बात करेंगे, हम टॉम एस्पिनॉल स्टीपी के फाइट के बारे में बात करेंगे, हम शॉन ब्रेडी के बारे में बात करेंगे, जस्टिन गेची के बारे में बात करेंगे, हेनरी सवुटो की बकचोदी चालू है तो उसके बारे में भी बात करना पड़ेगा, शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में बात करेंगे, पीएफएल जो है फाइनली बाय कर रहा है बेलाटोर को, उसके बारे में बात करेंगे। अगली खबर जो है वो ग्लोवर तशेरा के बारे में बात करेंगे। और हाँ, वो जो यूएफसी के जो फोकट कमेंटेटर है ना, उनके बारे में भी बात करेंगे, जो एक तरफ यूएफसी की चाटते हैं, दूसरी तरफ अपना ही बाकायदा पॉडकास्ट बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं और उसमें बकर करते हैं, वो उनके बारे में बात करेंगे। और हाँ, शॉन ओमैली चीतो वेरा के बारे में भी एक बार फिर से बात करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है, ठीक। लाइक ज़रूर करिएगा यार, उससे बहुत हेल्प होती है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो ब्रेंडन एलन को लेके है। ब्रेंडन एलन ने कल पॉल पॉल क्रेग को हराया। मेरे पास कल कैमरा नहीं था और लाइट भी नहीं थी, तो मैं कर नहीं पाया उसका पोस्ट फाइट एनालिसिस। बट टू बी ऑनेस्ट, मेरे से कितने बार भी लाइव में पूछा गया है कि ब्रेंडन एलन के बारे में आपके क्या विचार है, ब्रेंडन एलन के बारे में क्या विचार है। सभी के सभी बहुत हाई थे ब्रेंडन एलन पे, पर मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इतना हाई नहीं था। मैं बोल रहा था कि कुछ फाइट देखना चाहता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई एम इम्प्रेस्ड। और क्या आप, अगर आपको लगता है कि अगर कोई सवाल पूछता है कि क्या ब्रेंडन एलन चैंपियन बन सकता है, तो मैं कहूँगा थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है स्ट्राइकिंग के उस पर। बट हाँ, ब्रेंडन एलन कैन बी चैंपियन, क्योंकि ना सिर्फ उसमें कमियां साफ नज़र आती हैं, पर अभी सिर्फ 27 साल का लड़का है, कमियों को दूर कर सकता है। अभी वो अपने पीक में भी नहीं पहुंचा है। सो यस, ब्रेंडन एलन इज फ्यूचर ऑफ मिडिल वेट डिवीजन, ठीक। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टॉम एस्पिनॉल और स्टीफी मियोचिच। क्या हुआ कि पिछले 10 दिन में कुछ चीज़ें हुई जो मैं आप कवर नहीं कर पाया। उनमें से एक चीज़ ये थी कि स्टीफी मियोचिच ने कहा कि ही विल बी रेडी टू फाइट इन नेक्स्ट 2-3 मंथ। सब नंबर वन बात। दूसरी बात, टॉम एस्पिनॉल ने भी कहा कि ही इज़ रेडी टू फाइट इन नेक्स्ट 2-3 मंथ। तीसरी बात, सिरिल खान ने कहा कि ही इज़ रेडी टू फाइट इन नेक्स्ट 2-3 मंथ। अब यूएफसी बात मन बना के बैठी है कि स्टीपे की फाइट अगर होगी तो जॉन जोन्स से होगी, पर स्टीपे तो 2-3 महीने में तैयार है फाइट करने को। और अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टॉम एस्पिनॉल से कहा गया कि वो सिरिल गान से फाइट करे, जहां पे वो अपना इंटरिम टाइटल डिफेंड करे। सिरिल गान से फाइट करने को लेकर टॉम एस्पिनॉल ने साफ मना कर दिया। कारण इसके दो हैं। पहला, टॉम एस्पिनॉल ने रिक्वेस्ट किया है कि जॉन जोन्स से टाइटल स्ट्रिप किया जाए और उसे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाया जाए। मेरा मानना है कि ये डिमांड बिल्कुल सही है। जॉन जोन्स जब आएगा तो उसे टाइटल शॉट दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पर वो बात, वो फाइट जो है ना, जॉन जोन्स और स्टीपे वाली फाइट इंपॉर्टेंट नहीं होगी अगर टाइटल नहीं रहेगा जॉन के पास। तो यूएफसी ये कर नहीं सकता। अब इंटरिम टाइटल को डिफेंड करने वाली बात है, वो तो प्योर बकवास नज़र आती है, बट पहले भी इंटरिम टाइटल डिफेंड हुआ है तो फिर से डिफेंड होगा, तो कोई बड़ी बात हम नहीं मान सकते उसको। तो टॉम एस्पिनॉल का कहना है कि ही इज़ रेडी टू डिफेंड इवन इंटरिम टाइटल, बट ही इज़ नॉट रेडी टू डिफेंड अगेंस्ट सिरिल गान। उसके कारण कारण नंबर वन तो मैंने आपको समझाया। दूसरा कारण यह है कि सिरिल गान से कई बार फाइट करना चाहता था टॉम एस्पिनॉल, जब सिरिल गान इंटरिम चैंपियन बन गया था एक बार, याद है। और सिरिल गान ने हर बार मना कर दिया, तो अब इस बार जब फुट इज ऑन द अदर फुट, तो टॉम एस्पिनॉल का कहना है कि वो नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, मेरे को क्या लगता है कि क्या होगा? मेरा मानना है कि स्टीपे और जोन्स वाली फाइट होगी और सिरिल गान जो है अगले 6 महीने और
टॉम एस्पिनॉल अगले 6 महीने किसी से फाइट नहीं कर रहा। 6 महीने में कोई नया कंटेंडर आता है। वैसे तो सभी के सभी तैयार हो रहे थे कि जेल्टन आएगा, बट जेल्टन ने ऐसा हगा है पिछले मैच में कि क्या कहें। अगली बात जो है सॉन ब्रेडी का कहना है, यार कुछ बकवास बातें हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है आप देखो ये वीडियो। सॉन ब्रेडी का कहना है कि मैंने यार नोट करके रखी है ना, तो सॉन ब्रेडी का कहना है कि अगर वो बिलाल से 10 बार फाइट करता तो 9 बार वो जीतता, एक बार बिलाल जीतता और एक बार बिलाल जीत गया तो अगली बार 9 बार वो जीतेगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत दोस्त, है ना। एनीवेज, वैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि बिलाल जीतेगा और बिलाल जीता। जस्टिन गेची वर्सेस, अगली जो फाइट इंपॉर्टेंट है वो जस्टिन गेची वर्सेस मैक्स हॉलोवे की फाइट। देखिए, मैक्स हॉलोवे बहुत देर से बात कर रहा है कि जस्टिन गेची से उसको फाइट करना है, पर जस्टिन गेची के साइड से कोई भी चीज़ नहीं आई थी, राइट। ना उसने डिनाई किया ना एक्सेप्ट किया, यानी कि वो एम्बिवेलेंट था इसको लेके। पर पर जो अली अब्दुल अजीज है, जो जस्टिन गेची का मैनेजर है, उसके हिसाब से एक ट्वीट आया कि क्या इन दोनों की फाइट होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि क्या यह फाइट हो रही है, तो मैं कहूँगा कि चांसेस थोड़ी बहुत बन रहे हैं, अभी बनना चालू है। फाइट तय होने के पहले बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो जब तक ये फाइट अनाउंस नहीं होगी ना तब तक हम मान के चलेंगे कि ये फाइट नहीं हो रही है ना। हाँ, वैसे डेट भी है इस फाइट के लिए 17 फरवरी, ठीक। अगली बात यह है कि हेनरी सऊटो यार देखो, हेनरी सऊटो ने बाकायदा ट्रेनिंग लिया है किससे, चेल सनन से। तो चेल सनन से जब ट्रेनिंग लेते हैं ना आप, तो चेल सनन की तब भी आदत थी, चेल सनन की मेरे दिल में बहुत इज्जत है। बट अभी जो रिसेंटली फ्रांसिस नगानू वाली जो बकचोदियाँ की है ना चेल सनन ने, उससे मेरे को सिर्फ एक बात समझ में आई है कि आपको न्यूज़ में बने रहना है ऊट पटांग बातें करते हुए। चेल सनन का बॉक्सिंग का जो प्रमोशन है उसका नॉलेज मेरे को लगा कि मेरे को आज से 5 साल पहले भी चेल सनन से ज़्यादा नॉलेज था, जबकि चेल सनन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर। आई एम एक्चुअली फैन ऑफ चेल सनन। बट ऐसा लगता है कि हाँ, चेल सनन जो है ना, स्टार्ट कहाँ करता है हर चीज़ को, ये लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि यूएफसी सही है अब बात करो। तो यूएफसी के खिलाफ जो भी है वो गलती होगा, उसने हर बार गलती की होगी। कारण चेल सनन वर्क्स फॉर ESPN। ESPN जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट है यूएफसी से। अब आप देखेंगे कि सितंबर में, अगले साल अगस्त सितंबर में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। उसके बाद देखते हैं कि ये लोग क्या बात करते हैं, है ना। आप जब भी कोई न्यूज़ एंकर या जो भी बात कर रहा है ना, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए हमेशा, है ना। आप थोड़ा सा रिसर्च करिए कि हरामखोर के रिश्ते कहाँ पे हैं और एक किस बिजनेसमैन के पिछवाड़े में घुसा हुआ है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं भटक गया, है ना। चेल सनन से बाकायदा ट्रेनिंग ली है हेनरी सऊटो ने, और हेनरी सऊटो की आदत है कि वो ऐसा कुछ बोलेगा कि ताकि वो न्यूज़ में बना रहे। बाकायदा मैं ये कहूँगा कि हेनरी सऊटो यूएफसी से जुड़े जितने भी फाइटर हैं ना, उन सबके कुछ शोज़ हैं, पर हेनरी सऊटो का शो एक्चुअली नॉलेज वाला है, बाकी सबके शो प्योर बकचोदी है। तो हेनरी सऊटो का कहना है कि टॉम एस्पिनॉल को इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये सिर्फ इंटरिम टाइटल है। मेरा मानना है कि हम सभी को पता है कि एक्चुअली ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल है, क्योंकि अगला फाइटर तो 1 साल तक फाइट करने वाला नहीं है। बट और ये बात समझ में आती है टॉम एस्पिनॉल को भी, पर हेनरी सऊटो हेनरी सऊटो ये बात ही क्यों कह सकता है, क्योंकि हेनरी सऊटो आपका ओलंपिक चैंपियन रह चुका है, और मेरा मानना है कि ओलंपिक चैंपियन को हक है कि वो किसी को भी कुछ भी बोले। तो अपने को इसको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, आगे बढ़ना है। सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो लिटिल रैट कहने लगे और ये और वो, कि हेनरी सऊटो ऐसा और हेनरी सऊटो वैसा, यार ठीक है, इट्स ओके। ही जस्ट वॉन्ट टू बी इन न्यूज़ और तुम लोग वही कर रहे हो जो वो चाह रहा है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, शॉन स्ट्रिकलैंड की 2 खबरें, और दोनों खबरें फाइट को लेकर नहीं है, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड को भी ये आर्ट आती है कि कैसे न्यूज़ में लगातार बना रहा जाए। शॉन स्ट्रिकलैंड ने डुप्लेसिस के कोच के बारे में कहा, उससे पहले रोज के कोच के बारे में भी कहा था, रोज नॉमियूनिस और उसके कोच पैट बेरी के बारे में। रोज के कोच पैट बेरी के बारे में उसने जो कहा था ना, एक्चुअली मैं उससे एग्री करता हूँ। उसने क्या कहा था रोज के कोच के बारे में कि उससे शॉन स्ट्रिकलैंड से किसी ने कहा कि हाँ, रोज को डेट करना चालू किया पैट बेरी ने, बट पैट बेरी ने वेट किया कि वो जब 18 ईयर्स की हो जाएगी तब ही आस्क्ड हिम आउट। और शॉन स्ट्रिकलैंड ने कहा कि ये तो डेफिनेशन है ग्रूमिंग की। आई टोटली अग्री, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ ग्रूमिंग दैट यू ग्रूम a person to date you until they become 18, right? You obstruct anybody
anybody is access to her, and you are the only ideal, you are the only goal. So that's how you groom a child. And इन दोनों की रिलेशनशिप जो है ना, रोज नॉमियोनिस और पैट बैरी की, रोज नॉमियोनिस एक शानदार फाइटर है, बहुत शानदार। बट आपको पता था कि बट आने वाला है। बट जब रोज नॉमियोनिस और पैट बैरी एक दूसरे के साथ होते हैं ना और इंटरव्यू देते हैं ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि डामो डामर इंटरव्यू दे रहे हैं। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। अब जो अगली बात है वो मैं इससे जुड़ी बात, एक कहानी क्यों बना रहा था मैं, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड ने कहा कि वो उसका डुप्लेसिस जो है उसके अपने कोच को माउथ पे किस करता है, राइट, स्मूच करता है, फ्रेंच किस करता है, वट। तो पहली बात, उसके कोच ने कहा कि साउथ अफ्रीका में इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। क्या ये पार्ट ऑफ कल्चर है? हाँ, कई कल्चर्स में ये होता है, दैट्स ओके। और मैं कहता हूँ कि नहीं भी होता है। मान लीजिए, एक्चुअली शॉन स्ट्रिकलैंड ये इम्प्लाई कर रहा है ना कि डुप्लेसिस और उसका कोच दोनों गे हैं, तो होंगे। हाउ डज दैट मैटर, राइट? इट डजेंट मैटर। ये बात शर्म की तभी है जब आप मानो इसको शर्म की। बाय द वे, आई हैव, मेरे 2 दोस्त हैं जो मेरा मानना है कि गे हैं, बाकायदा उनके बच्चे हो गए हैं अभी। सो दैट्स हाउ दिस स्टोरी वर्क्स इन इंडिया, बट दीज पीपल डोंट लिव इन इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये खबर लगभग कंफर्म है कि पीएफएल ने, जो सऊदी अरेबिया ने अभी $200 मिलियन और बाद में शायद $200 बिलियन और इंजेक्ट करने वाला है सऊदी वेल्थ फंड पीएफएल में, और उसके बाद लगभग अगले 3-4 दिन के अंदर पीएफएल जो है बाय कर रहा है बेलाटोर को। ये फाइनल हो जाएगा। पीएफएल ने खुद ही कहा है कि थर्सडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बड़ी न्यूज़ है। बड़ी न्यूज़ इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकती। तो अब मैं बताता हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं और मेरा क्या मानना है। लोगों का कहना है कि पीएफएल से ऐसी खबर आई है उनको कि दोनों जो है, पीएफएल और बेलाटोर जो है, अलग अलग चलेंगे 1-1.5 साल तक और फिर बाद में मर्ज हो जाएंगे, है ना? ऐसा लोगों का कहना है। अब आप बोलेंगे कि मेरा क्या कहना है? मेरा कहना है कि नहीं, पीएफएल जो है वो कोशिश करेगा कि जितने भी टूर्नामेंट चल रहे हैं ना बेलाटोर में, वो टूर्नामेंट जैसे ही ख़त्म होंगे, जैसे जैसे टूर्नामेंट ख़त्म होते जाएगा, वो डिवीज़न जो है पीएफएल में मर्ज होते जाएगा, है ना? क्योंकि टूर्नामेंट ऑलरेडी सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं कुछ, तो फाइनल करवा के मर्ज कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से 6 महीने में ये बात ख़त्म हो जानी है। अगले साल के जो दूसरा कहेंगे तीसरी तिमाही जो है, थर्ड क्वार्टर जो है, तब तक पीएफएल और बेलाटोर एक एंटिटी हो जाएगा, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। लोगों का कहना है कि 1-1.5 साल तक बेलाटोर अलग चलेगा। मैं एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है, ग्लोबर तशहरा से बात कर लेते हैं। ग्लोबर तशहरा का अगली कहना है कि इजराइल अदेसानिया फाइट नहीं करना चाहता है आपके एलेक्स परेरा से। आखिर क्यों ऐसे खतरनाक फाइटर से कोई फाइट करना चाहेगा? ये और वो, यार ग्लोबर तशहरा बहुत अच्छा आदमी है, पर यहाँ पे वो प्योर माइंड गेम खेल रहा है। उसको पता है कि एलेक्स परेरा, एक्चुअली मेरा भी मानना है कि एलेक्स परेरा इज़ बेटर फाइटर देन इजराइल अदेसानिया, नो डाउट अबाउट इट। बट इजराइल अदेसानिया से फाइट में ही पैसा है, एलेक्स परेरा को भी पता है। दैट्स वाई ये लोग ना रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हैं, तो ये प्योर बकर है। अगली खबर जो है वो है, हाँ, अगली 2 खबरें बची हैं, फटाफट करते हैं उनको। यार, एक पर्सनल ओपिनियन है मेरा, चेल सरन के बारे में बता दिया मैंने। चेल सरन से जो भी पूछोगे, मेरे को एक कोई वीडियो बता दो, कोई भी आदमी जहाँ चेल सरन ने बुराई किया है यूएफसी की। मेरे को कोई भी एक वीडियो बता दो जहाँ पे डीसी ने बुराई किया है यूएफसी की। एक भी वीडियो बता दो जहाँ माइकल बिस्बिंग ने बुराई किया है यूएफसी की। एक भी वीडियो बता दो जहाँ जॉन एनिक ने किया है बुराई यूएफसी की। यूएफसी इतनी बड़ी कंपनी है, सारे के सारी बातें जो ये लोग करते हैं यूएफसी के फाइटर्स के बारे में बात करते हैं, तो क्या यूएफसी हमेशा सही है? फाइटर हमेशा गलत हैं? पर इन हरामखोरों के मुंह से कभी भी कोई बात नहीं निकलेगी यूएफसी के खिलाफ, क्योंकि यूएफसी से नौकरी करते हैं लोग यूएफसी में। अब यूएफसी में आप नौकरी करते हो, कोई बुरी बात नहीं, हर आदमी कहीं ना कहीं नौकरी करता है। पर यूएफसी में आप नौकरी भी करोगे और बाद में आपका सेपरेट चैनल भी है और वहाँ पे आप एनालिसिस करोगे। आप एनालिसिस कैसे ही कर सकते हो जब एक आदमी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट एंटिटी और एक्चुअली सबसे बड़ी एंटिटी है, उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोलने को तैयार हो? यानी फाइटर ए की गलती होगी तो उसके खिलाफ बोलोगे, फाइटर बी की गलती होगी तो उसके खिलाफ बोलोगे, प्रमोटर की कोई गलती होगी तो वहां चुप रहोगे। तो आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट आप एज अ एनालिस्ट, आपके लिए मेरे दिल में कोई भी इज्जत नहीं है। तो ये है। आखिरी बात यह है कि शॉन ने कहा था, शॉन ओमैली का कहना है कि जब चीता वेरा से उसकी लास्ट फाइट हुई थी तो उसके किक की वजह से उसकी पेरिनियल नर्व जो है वो डैमेज हो गई थी, उसकी वजह से वो पैर उठा नहीं पा रहा था और इसी वजह से वो फाइट हारा।
अब तो पेरिनियल नर्व कैसे डैमेज हुई? चीतोवेरा के लेग किक की वजह से हुई ना, यानी कि वो फाइट जीता। शॉन ओमैली बरसों से बता रहा है कि वो फाइट हारा ही नहीं, है ना। वो उस लॉस को मानता ही नहीं, क्यों नहीं मानता, है ना। वैसे तो पीटर यार ने भी शॉन ओमैली को हराया है, बट मैं ऐसा नहीं कहता कि वो लॉस है, क्योंकि एम्पायर्स ने नहीं दिया। एनीवेज, तो यार ये थी बगर। अब कोशिश करेंगे कि अपन कंटिन्यू करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ये था इंडियन फाइट जंकी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है।